हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था मैक्सवेल की इक्वेशंस, है ना। मैक्सवेल्स की चारों इक्वेशंस अपन लोग डिराइव कर चुके थे और आज अपन लोग जो है डिस्कस करेंगे मैक्सवेल के इक्वेशंस के एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तीन एप्लीकेशन है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट्स का रेशो निकालना होता है और एक जूल थॉमसन इफेक्ट है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि तीनों हो जाए, नहीं तो कम से कम दो तो अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन शुरू करते हैं मैक्सवेल की इक्वेशंस के एप्लीकेशंस में। फर्स्ट है आपका क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, देखें एप्लीकेशंस अनुप्रयोग कि क्या यूजेस है मैक्सवेल इक्वेशंस के। ठीक है, देखें सबसे पहला एप्लीकेशन अपन लोग देखेंगे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का देखो दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो नॉर्मल क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को नॉर्मली डिराइव करना होता है अपने तरीके से, जो अपन ने पहले गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ी है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी पढ़ी है, उनके थ्रू निकाला जाता है ना। और एक आता है यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशंस, यानी कि अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग करते हुए क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को डिराइव कीजिए, तो आपको ये वाला करना है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन का एक दूसरा वाला है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले अपन, क्योंकि अपन ने लास्ट वीडियो में मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ी है, तो पहले एक बार उसका यूजेस देख लेते हैं। अभी जब लास्ट में आएगी तो मैं आपको बता दूंगी कि ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन उसका दूसरा वाला जो मेथड है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी देखें मैक्सवेल की जो मैंने रिलेशंस आपको बताए थे, उसमें मैंने आपको मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन बताया था, है ना। मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन क्या था आपका, बाय, उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सवेल सेकंड रिलेशन, डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन ये था, ठीक है ना, यही था। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बाय टी ऑन बोथ साइड्स। मतलब मेथड आपको ध्यान रखना है कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन को जब डिराइव करना है मैक्सवेल इक्वेशंस को यूज करके, तो सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी उसको यूज करना है। ठीक है, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन को फिर अगला स्टेप क्या होगा कि टेम्परेचर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, टी डेल एस बाय डेल वी टी इज इक्वल टू टी डेल पी बाय डेल टी वी। ठीक है, अब हम ये वाली बात जानते हैं, सिंस बाय सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का सेकेंड लॉ हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, है ना, जानते हैं। एंट्रोपी को बताता है डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी, तो टेम्परेचर को आप उधर ले जाओ तो डी क्यू बराबर क्या था, टी डी एस। इसमें ये जो टी डी एस है इसकी जगह पर अपन क्या रख सकते हैं, डेल क्यू बाय डेल वी टी इज इक्वल टू टी डेल पी बाय डेल टी वी। समझ में आ गई। अब देखें ये अपने पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल देना आप चाहो तो, ये मैक्सवेल की इक्वेशन और ये अपनी इसमें दूसरी समीकरण मिली है, यानी कि एक रिलेशन अपन को ये मिल गया। अब देखो ये डेल क्यू बाय डेल वी टी का क्या मतलब है कि नियत ताप पर एकांक आयतन की अवशोषित या निष्कासित की गई ऊष्मा, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट बोलते हैं। कि जब नियत, देखो टी का कांस्टेंट है बाहर, दैट मीन्स कि ये नियत है, यानी कि नियत ताप पर v से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एकांक आयतन की, यानी कि फॉर यूनिट वॉल्यूम। और ये डेल क्यू का मतलब है हीट में चेंज, हीट में चेंज यानी कि या तो अवशोषित होगी या फिर वो उत्सर्जित होगी। तो नियत ताप पर एकांक आयतन की अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, एल से। एल से किसको करते हैं अपन, लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ ही कह सकते हैं कि हेयर डेल क्यू बाय डेल वी टी इज इक्वल टू क्या है, दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड, हिंदी में भी बता दूंगी, एब्जॉर्ब्ड और अमिटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर यूनिट वॉल्यूम, फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस।
इज इक्वल टू ये क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को क्या बोलते हैं अपन, गुप्त ऊष्मा, यानी कि नियत ताप पर एकांक आयतन की अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा को अपन क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। ठीक है ना। तो अपन पता है क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि नियत ताप पर जब किसी गैस ने एकांक आयतन में मतलब V1 वॉल्यूम पर अगर गैस ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, तो उसका वॉल्यूम था V1, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसका वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। तो पता है आपको इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डेल Q बाई डेल V T को हम लिख सकते हैं L अपॉन V2 माइनस V1। यानी कि हमने मान लिया कि T ताप पर कोई गैस जिसका आयतन V1 था, हीट एब्जॉर्ब या अमिट करने पर यानी कि अवशोषित या उत्सर्जित करने पर उसका वॉल्यूम V1 से क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। भाई L तो क्या है, लेटेंट हीट है ना, और ये V क्या है, आयतन में परिवर्तन। तो हम इस डेल Q बाई डेल V T की जगह पर क्या लिख सकते हैं, L अपॉन V2 माइनस V1। लेटेंट हीट इसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, L से। तो अपन क्या लिख देंगे, देयरफॉर इस वाले टर्म की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, L अपॉन V2 माइनस V1। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, L अपॉन V2 माइनस V1 इज इक्वल टू T डेल P बाई डेल T V। आपको पता है ये डेल P बाई डेल T V को अपन एक तरफ रख लेंगे, T को इसके नीचे ले आओ, T V2 माइनस V1, यही कहलाती है क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, ये तो मैक्सवेल इक्वेशन का यूज़ करके अपन ने क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण निकाली है। ये एक नॉर्मल मेथड है जिससे आपको अगर ये बोल दे कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण को डिराइव कीजिए, तो वहाँ अपन प्रॉपर इसको डिराइव करके देख लेंगे। समझ में आ गई बात, दोबारा से समझ लीजिए। मैंने क्या किया, मैक्सवेल समीकरण के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, तो मैंने मैक्सवेल का सेकंड रिलेशन इसमें काम में लिया है। सेकंड रिलेशन देखो आपको याद रखनी है, मैक्सवेल के चारों रिलेशन जो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को डिराइव करवाए थे, आपको वो चारों याद भी रखना है कि ये पहला है, ये दूसरा है, क्योंकि कहीं पे भी यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद दोनों साइड इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, टेम्परेचर से, इधर भी और इधर भी। फिर दूसरा लॉ लेना है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ यही है कि डी क्यू बराबर टी डी एस, मतलब ये एंट्रोपी और हीट में और टेम्परेचर में रिलेशन को बताता है। ठीक है, तो अपन ने इस टी डी एस की जगह पर क्या रख दिया, डेल क्यू रख दिया, है ना। उसमें कंफ्यूज मत होना कि ये डी लिया है और ये डेल है, वो कुछ नहीं है, मतलब है चेंज से मतलब है। समझ में आ रही है बात आपको, यानी कि हीट में चेंज। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, टी डेल एस की जगह पर मैंने क्या रख दिया, डेल क्यू रख दिया। फिर हमने कहा कि ये जो डेल क्यू है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये लेटेंट हीट है, लेकिन ये है कौन सी, नियत ताप पर एकांक आयतन की अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा, जिसको अपन लेटेंट हीट बोल रहे हैं। तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, मान लिया कि V1 था पहले वॉल्यूम, है ना, हीट एब्जॉर्ब या उत्सर्जित करने पर हो गया V2, उसकी जगह अपन ने ये रख दिया। और ये इक्वेशन क्या कहलाती है, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। समझ में आ गई, ये पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आता है ऐसे। मैंने आपको बताया जैसे कि मैक्सवेल इक्वेशन का यूज़ करके क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन निकाले, तो इस तरीके से आपको डिराइव करना है, 2-3 नंबर में आ जाता है मतलब। ठीक है ना, तो ये तो आप हो गया आपका फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक, दूसरा एप्लीकेशन जो है आपका वो है रुद्धौष्म और समतापी प्रत्यास्था गुणांकों का अनुपात ज्ञात करना, है ना। उसको और देख लेते हैं अपन। दूसरा इसका दूसरा एप्लीकेशन है इसका रेशो ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट्स फॉर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। यानी कि किस किस का रेशो है, देखो एडियाबैटिक का मतलब है रुद्धौष्म और आइसोथर्मल का मतलब है समतापी। और इनके मतलब मैं आपको जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था ना, तो मैं बता चुकी थी। रुद्धौष्म में तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, समतापी में तो पता ही चल रहा है ताप कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गई, मतलब हीट कांस्टेंट है, दैट मीन्स रुद्धौष्म का मतलब डी क्यू बराबर 0 होता है। यानी कि इस वाले केस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, और इस वाले केस में आइसोथर्मल के केस में समतापी कांस्टेंट होता है। इलास्टिसिटी कांस्टेंट का मतलब है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता मतलब
किसी चीज़ में अपन, जैसे रबर है वो एक इलास्टिक है, मतलब आप अगर उसको अगर अपन खींचते हैं उसकी शेप में चेंज करते हैं और फिर मतलब फोर्स लगाकर उसकी शेप में चेंज करते हैं, फिर फोर्स को हटा लेते हैं तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। समझ में आ गया? जैसे आपने पहले पढ़ा होगा यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, है ना। तो लेकिन अपन वो चीज़ें तो मैकेनिक्स वाले केस में आती है, यहाँ पे अपन थर्मोडायनेमिक्स के केस में पढ़ रहे हैं। तो ये इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट दो है, एक तो एडियाबैटिक के लिए और एक आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। यानी कि देखो रेशो निकालना है ES और ET का। ES क्या है? दिस इज द इलास्टिसिटी कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक केस, और ये है इलास्टिसिटी कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल केस, यानी कि फॉर नियत टेम्परेचर एंड दिस इज फॉर नियत एंट्रोपी। समझ में आ गई? तो अपन को इनका रेशो निकालना है एक्चुअली कि कितना आएगा। समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो ये जो ES होता है, ES इसको अपन कैसे मतलब डिफाइन करते हैं ES को? ES होता है माइनस का V और डेल P बाय डेल V एट कांस्टेंट एंट्रोपी, और ये होता है माइनस का V डेल P बाय डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? मतलब जब हम इलास्टिसिटी कांस्टेंट का डेफिनेशन तो यही है कि बाहर आपको माइनस, अब ये कहाँ से कैसे आया वो आपके है नहीं सिलेबस में, तो अपन को उसमें परेशान नहीं होना है। ES इलास्टिसिटी कांस्टेंट का मतलब है -V से मल्टीप्लाई कर रहा है, प्रेशर में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। जब S की बात करेंगे तो नियत एंट्रोपी पर रखेंगे, और जब ताप की बात करेंगे तो नियत ताप पर रखेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये तो है ऊपर वाली ES और नीचे वाली है ET। इसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों को रख दिया आपने, ये रख दिया, ये रख दिया। अब देखो ये तो मैंने डेफिनेशन बताई है कि ES इतना होता है, ET इतना होता है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? V से V हटा दो, देयरफॉर ES बाय ET कितना बन गया? डेल P बाय डेल V S अपॉन डेल P बाय डेल V। ये किस पर है? नियत ताप पर। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखो क्या करना है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ऊपर वाली टर्म को जरा ध्यान से देखना, लिख सकती हो ना। मैंने ताप से नीचे यानी कि टेम्परेचर से नीचे डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इधर टेम्परेचर से ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया। अपन करते हैं ऐसा मैथमेटिक्स में, ठीक है। ऐसे नीचे आपको क्या करना है? डेल P बाय डेल S T पर, और यहाँ पे डेल S बाय डेल V T। बात समझ में आई? मतलब मैंने क्या किया कि ये इधर मैंने V से V हटा दिया, मतलब पहले मैं तो डिफाइन करवा दिया ES इतना होता है, ET इतना होता है, आपको पूरा याद रखना है। देन -V से -V कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या हो गया, मैंने इधर डेल्टा, आपको याद कैसे रखना है कि किसको किससे करना है, तो याद रखना जब एंट्रोपी कांस्टेंट है तो अंदर आपको एंटर किसको कराना है? टेम्परेचर को, और जब नीचे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंटर किसको कराना है? एंट्रोपी को। तो ऊपर वाली टर्म में हमने डेल T से ऊपर डेल T से नीचे, ऐसे इधर डेल S से नीचे डेल S से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब पता अपन क्या करेंगे इस इक्वेशन 2 में? मैक्सवेल के चारों रिलेशंस को यूज़ करेंगे। हमने मैक्सवेल के चारों समीकरण पढ़े हैं, उनको देखो कैसे यूज़ करेंगे। सिंस मैक्सवेल्स रिलेशंस हमने चारों पढ़े हुए हैं, मैं चारों लिख रही हूँ आपके सामने यहाँ पे कि मैक्सवेल के चारों समीकरण हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े थे। हमने पढ़े थे, एक तो पढ़ा था डेल S बाय डेल V T इज इक्वस टू डेल P बाय डेल T V, पहला रिलेशन था। फिर हमने पढ़ा था डेल S बाय डेल P T इज इक्वस टू माइनस का डेल V बाय डेल T P। आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको याद रखने पड़ेंगे तभी यूज़ कर पाओगे इनको, ठीक है। इज इक्वस टू डेल V बाय डेल S P, ये तीसरा हो गया। चौथा है डेल T बाय डेल V S इज इक्वस टू माइनस का डेल P बाय डेल S V। बात समझ में आ रही है? तो ये चारों रिलेशन है आपके, सही तो लिखे हैं ना मैंने? अब देखो इन चारों रिलेशंस को अपन को यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। देखो कैसे, ऊपर न्यूमरेटर में डेल P बाय डेल T ऐसा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? दिख रहा है, ये रहा देखो, लेकिन उल्टा है, तो आपको जब उधर रखना है तो उल्टा करके रखना पड़ेगा। तो देखो कैसे रखेंगे, इसी स्टेप को ले रही हूँ मैं। ES बाय ET इज इक्वल टू डेल P बाय डेल T S की जगह पर मेरे को क्या रखना पड़ेगा? डेल S बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल S बाय डेल V एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। समझ में आ रही है? ध्यान से देख लेना आप, डेल T बाय डेल P था इधर, और इधर डेल T बाय डेल P था, उधर डेल P बाय डेल T है तो उल्टा करके रखना पड़ेगा आपको इधर। समझ में आ गई? दूसरा है डेल T बाय डेल V S, ढूंढो कहाँ है, ये रहा।
है ना। ये रख दो इसकी जगह पर, माइनस आगे आ जाएगा, क्या रख देंगे, डेल पी बाय डेल एस वी। नीचे देखो डेल पी बाय डेल एस टी कहाँ है, ये रहा, उल्टा करके रखना पड़ेगा, माइनस का डेल टी बाय डेल वी पी, और इधर डेल एस बाय डेल वी टी है, ये रहा, यानी कि डेल पी बाय डेल टी, डेल पी बाय डेल टी वी। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये तो हट गए, ठीक है। और क्या कर सकते हो, देखो 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 नेक्स्ट स्टेप में इसको मिटाती हूँ मैं, यहाँ तक समझ में आया ना। इसके बाद आपको क्या करना है, ई एस बाय ई टी, ये मैंने रिलेशंस लिख करके इसी स्टेप को इधर लिखा है, ठीक है। अब देखो प्रेशर वाला जो टर्म है नीचे जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, उसको ऊपर लेकर जाओगे तो उल्टा करके लेकर जाओगे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ई एस नहीं, क्या लिख सकते हैं, डेल एस बाय डेल वी पी। इस टर्म को पी वाली जो है उसको ऊपर लेके जाओगे तो उल्टा करके लेके जाना पड़ेगा ना, यानी कि क्या लिखना पड़ेगा, डेल वी बाय डेल टी पी, ऐसे तो लिखेंगे। और नीचे देखो, नीचे इस वाली टर्म को जब नीचे लेके आओगे जो वॉल्यूम वाली है जिसमें बार वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उल्टा करके लाना पड़ेगा, यानी कि डेल एस बाय डेल पी वी और डेल पी बाय डेल टी वी। अब देखो ऊपर के जो दोनों टर्म है उनमें प्रेशर कांस्टेंट है, नीचे की दोनों टर्म है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस टर्म को मैं क्या, देखो इधर वी से मल्टीप्लाई है ऊपर नीचे, पी से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इनको हटा दूँ क्या मैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इनको, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं। देखो दोनों में बाहर प्रेशर कांस्टेंट है, साथ में ले रही हूँ दोनों को, दोनों के बाहर प्रेशर कांस्टेंट, इन दोनों के बाहर वॉल्यूम कांस्टेंट है, साथ में लिख रही हूँ, ठीक है। ये वी हट जाएगा, पी हट जाएगा, काट के नहीं दिखाना, कभी भी डिफरेंशिएशन ऐसे काट के नहीं दिखाते, ठीक है, लेकिन आपको हटा देना है मतलब नेक्स्ट स्टेप में। तो ये स्टेप आपका क्या बन जाएगा, देयरफॉर ई एस बाय ई टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेल एस बाय डेल टी पी, और नीचे क्या बनेगा, डेल एस बाय डेल टी वी। सही है। अब देखो ये क्या है भाई, हम ये जानते हैं ना, वही थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड रिलेशन से हम क्या जानते हैं कि डी क्यू बराबर क्या होता है, टी डी एस, दिस विल इम्प्लाइज डी एस बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी। तो मैं डी एस की जगह पर डेल क्यू अपॉन टी लिख सकती हूँ ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू बाय डेल टी पी, और 1 अपॉन टी आएगा ना, मतलब डेल एस की जगह मेरे को डेल क्यू अपॉन टी लिखना था, लिख दिया ऊपर वाले के लिए, और नीचे वाले के लिए भी यही करना पड़ेगा, डेल क्यू बाय डेल टी, नहीं पी नहीं है ना इसमें, वी है ना, ये वॉल्यूम है, और ये 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी से तो 1 अपॉन टी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाली टर्म क्या है, ये है नियत, ये विशिष्ट ऊष्मा है कि नहीं है कि नहीं है, विशिष्ट ऊष्मा है, एकांक आयतन की विशिष्ट एकांक द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा है एट कांस्टेंट प्रेशर, दिख रहा है ना, और ये किसकी है, एकांक द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि ये तो Cp है और ये क्या है, Cv है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी टर्म को आगे लिख रही हूँ, देयरफॉर ई एस अपॉन ई टी इज इक्वल टू, ये क्या है Cp और नीचे क्या है Cv, और Cp और Cv का रेशो हमने पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं ना, Cp और Cv का रेशो। तो यही आपको सिद्ध करना था कि जो आपने स्टार्टिंग में लेकर के चले थे, ई एस बराबर कितना था, माइनस का वी डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, और ई टी आपने निकाला था माइनस का वी डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ये कहलाता है रुद्धौष्म प्रत्यास्थता गुणांक और ये कहलाता है समतापी प्रत्यास्थता गुणांक। तो दोनों का रेशो किसको डिनोट करता है, गामा को, यानी कि दोनों का रेशो विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट प्रेशर और विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट वॉल्यूम के रेशो को इंडिकेट करता है। ये आपके पास देखो सिद्ध करने के लिए ऐसे भी पूछ लेता है, सीधा यही क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको प्रूव कीजिए, या फिर वो आपसे कह देगा कि फाइंड आउट द रेशो ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी कांस्टेंट एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कांस्टेंट, यानी कि रुद्धौष्म प्रत्यास्थता गुणांक और समतापी प्रत्यास्थता गुणांक के अनुपात को ज्ञात कीजिए कि वो कितना होगा। बात समझ में आ गई। तो आपको ये कंप्लीट डेरिवेशन उसमें करके आना है, समझ में आ गई। तीसरा आपका जो है वो है जूल थॉम्सन
प्रसार, उसको भी अपन को बताना है यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। समझ में आ गई? उसका आप सुनो, वैसे तो मैं करवा दूंगी उसको, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं पहले आपको जूल थॉमसन प्रसार जो है वो कंप्लीट एक्सपेरिमेंट आता है आपका, कि उसमें पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है, सरंद्र डॉट प्रयोग, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं। उसमें फिर जूल थॉमसन प्रसार जब मैं पढ़ा दूंगी ना, उसके बाद फिर मैं मैक्सवेल समीकरण का जो तीसरा एप्लीकेशन है उसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगी। वैसा नहीं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लूँगी ना जूल थॉमसन इफेक्ट को, तो उसमें मुझे फिर डायरेक्ट फैक्ट यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं कहूँगी कि भाई जूल थॉमसन इफेक्ट में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, वो आपको पता चलेगा जब मैं पूरा एक्सपेरिमेंट बताऊँगी तभी। तो इससे अच्छा ये है कि मैं उसका एप्लीकेशन मैक्सवेल में बताऊँ, उससे पहले मैं आपको कंप्लीट एक्सपेरिमेंट और पूरा पेपर में जैसा आता है, ठीक है, वो पूरा आपको एक बार बता दूंगी। फिर मैं तीसरा एप्लीकेशन बताऊंगी, किसका? मैक्सवेल का, जूल थॉमसन वाला। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम डिस्कस करेंगे, है ना, जूल थॉमसन इफेक्ट को। समझ में आ गई? उसको कंप्लीट करने के बाद फिर अपन तीसरा एप्लीकेशन का मैं ध्यान रखूंगी और उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी आप लोग जो बार बार शिकायत करते हो कि मैडम आप रेगुलर वीडियोस नहीं लेती हो, है ना, उसका रीज़न है भाई, क्योंकि मेरे को क्या मेरे को, तुम्हें पता है कि मेरी सर्जरी हुई है, तो अभी मैं ज़्यादा अपनी आंखों पे जोर नहीं दे सकती, ऊपर से कॉलेज का काम और इतना माइंड वर्क हो जाता है ना कि फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो जितना अभी चल रहा है, जैसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वीडियो आ रही है, ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। और इससे पहले कितनी वीडियो डाल रखी है, उनको देखो, उनको शेयर करो और लोगों को भी बेनिफिट मिले, ठीक है। और बाकी मेरे को जैसे जैसे कंफर्टेबल फील होगा मैं वैसे वैसे वीडियो डाल दूँगी। बात समझ में आ गई? तो अभी आप इतना करो, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।